नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय इतिहास का, जिसने संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये केशवानंद भारती केस। ये जो मैं लेक्चर जो लेकर आया हूँ ये भाग दो, मतलब भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। आज मैं पार्ट 1 आपको बताऊंगा। ये जो केस है इसके पहले हम रूट केसेस पढ़ेंगे। रूट केसेस कौन कौन से हैं? श्री शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरा है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो हम रूट केसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले श्री शंकरी प्रसाद को पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं अंकित भाटिया स्वागत करता हूं आपका। तो आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो संविधान लागू होने के बाद जो हमारे पैरामाउंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आपसी में क्लैश हुए। क्यों क्लैश हुए? कई बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर होगी, कुछ ऐसे कानून लेकर आते हैं जो संविधान में दिए हुए प्रावधानों के खिलाफ होते। तो जुडिशरी का काम है नज़र रखना। तो जुडिशरी ने क्या किया, अब अगर ऐसे कानून आएंगे तो जुडिशरी क्या करेगी? क्लैश करेगी, इनके डिसीजंस को अमान्य घोषित करेगी। तो ऐसा ही हुआ। जुडिशरी ने संवैधानिक जो इनके जो ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसको संवैधानिक घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो आपस में क्लैश चलते रहते। तो ये जो केसेस हैं ये भी इसी क्लैश की ही बात करेंगे। जो केशवानंद भारती केस है उसकी जो जजमेंट है जनरली वो सबसे बड़ी जजमेंट मानी जाती है। नियरली 800 पेजेस की जजमेंट थी और अराउंड 4,20,000 जो वर्ड्स थे, शब्द थे इसके अंदर। ठीक है, तो 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी जजमेंट कही जाती है ये। अब मैं यहाँ पर जो है वो 2 रूट केसेस की बात करने वाला हूँ, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। तो इन केसेस को जानने से पहले मैं आर्टिकल 13 बता दूं आपको कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कानून जो इनकंसिस्टेंट है या असंगत है मौलिक अधिकारों से, मतलब ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को छेड़ता है या मौलिक अधिकारों का खंडन करता है, तो वो कानून जनरली असंवैधानिक होगा। उस कानून का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर मौलिक अधिकार छीने जाएंगे तो वही वो कानून किसी काम का ही नहीं है। तो आर्टिकल 13 आपको पता है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 3 के अंदर आते हैं संविधान के। और जो पार्ट 3 है वो मौलिक अधिकार विषय के बारे में बात करता है। और इसी पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकारों को छीनने के बारे में अगर कोई कानून ऐसा लाया जाता है तो वो कानून खोखला होगा, नल और वाइड होगा। तो laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be null or void. अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून लाता है तो नज़र रखने के लिए जुडिशरी है। जुडिशरी नज़र रखती है कि भाई कोई कानून ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कहीं मौलिक अधिकार तो नहीं छेड़े गए। ये जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। इन कानूनों के ऊपर क्या किया जाएगा? जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 13 का क्लोज 1 क्या कहता है दोस्तों? कि ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को छेड़ता है या छीनता है भारत के राज्य क्षेत्र में, तो वो क्या होगा? अवॉइड होगा संविधान लागू होने से पहले। और 13(2) क्या कहता है कि ये राज्य को संबोधित करता है कि स्टेट शैल नॉट, ठीक है, इट मेक इट लीगली बाउंडेड कि राज्य जो हैं वो कोई भी कानून नहीं बना सकते। तो जनरली क्या करें? वो टेक अवे करें या मौलिक अधिकारों को छेड़ें या मौलिक अधिकारों को हटा दें या छीन लें। अगर ऐसा बनाता है कानून तो वो राज्य अगर ऐसा कानून बनाते हैं तो वो कानून क्या होंगे? वाइड होंगे। वो कानून क्या होंगे? वो खोखले होंगे। ठीक है जी, चलें। आर्टिकल 13 बात करता है लॉज की। तो लॉज देख लेते हैं। लॉज क्या शब्द जो है वो लॉज जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर जो है
वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति दे रखी है, ठीक है, वो सभी कोर्ट्स को है। मतलब कि जुडिशरी तो आपके पास क्या है, जुडिशरी आपके पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे पास। तो जुडिशरी क्या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि सबके पास है, क्या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास भी क्या ये शक्ति है, तो वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं जुडिशियल रिव्यू की, सो अंडर अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर गिवन है सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत। आपको पता होगा जो आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, और हाई कोर्ट को 226 के तहत, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही किसी भी कानून को जो है वो असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है जी। और आर्टिकल 13 जहाँ पर हमने लॉज की बात की, लॉज ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स, है ना। सो लॉज में क्या आते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के परमानेंट लॉज भी आ जाएंगे जो वो कानून बनाएंगे। ऑर्डिनेंसेस क्या है, टेम्परेरी लॉज हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर बनाते हैं, देते हैं। बाय लॉज हो गया, कोई भी रूल हो गया, कोई भी रेगुलेशन हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, ये भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ये जो सब हैं, ये जो सब हैं, ये किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे, ये लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। क्लियर है, चलते हैं। सो आगे देखते हैं। अब हम केस की तरफ बढ़ते हैं, शंकरी प्रसाद, ठीक है, चलेगा। तो शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार की ओर बढ़ते हैं। सो 5 अक्टूबर 1951 को ये जजमेंट आती है, ठीक है। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 1951 को ये जजमेंट आती है, और कितने जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच जो है वो इस केस पे जजमेंट देते हैं। सो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, तो एम पतंजलि, हरिलाल कानिया, बी के मुखर्जी और सुधीर रंजन दास एंड एन चंद्रशेखर अय्यर। हरिलाल जय किशन दास कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द केस, सून आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद, अराउंड 1950 में लागू हुआ। सो कई राज्यों ने क्या किया, जैसे बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश ने क्या किया, कुछ भूमि सुधार जो है वो अधिनियम या एक्ट पारित किया उन्होंने। सो कई राज्यों ने, जैसे आपके पास क्या है, बिहार, यूपी और एमपी है, इन्होंने क्या किया कि ये भूमि सुधार या भू सुधार जो है वो अधिनियम पारित किया, जैसे जमींदारी अबोल्यूशन एक्ट पारित किया। और बिहार के जो स्पेशली उस एक्ट का नाम क्या रखा, BLRA, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट नाम रखा। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये एक व्यक्ति है, ये एक जमींदार है, और अब जमींदारों के पास क्या होता था, बहुत ही बड़ी भूमि जो थी या भूभाग होता था इनके पास, ये तो इंटरमीडियरी हैं, और इनके अंदर क्या है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, इनके नीचे जो बहुत व्यक्ति हैं कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले ही ज़मीन के मालिक हुआ करते होंगे, बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी ज़मीन इसको खो दी। सो अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जमींदारों से इनकी लैंड को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया या कम कर दिया, कि बोला गया कि जमींदार जी, तुम जमींदार जो है वो इतने 2 हिस्से रखेंगे और बाकी सब जो है इसके अंदर काम करते हुए व्यक्ति रखेंगे, ठीक है जी, और कुछ सरकार को चली जाएगी। अब जमींदार क्या बोल रहा है कि इतनी बड़ी ज़मीन, जमींदारों को क्या होगी, इतनी बड़ी ज़मीन हमारी थी, आज सिर्फ हमारे पास इतनी ही होगी, तो ये एक्ट ये कह रहा है। तो इससे जमींदार क्या हो गए, गुस्सा हो गए। तो जमींदार क्या हो गए, गुस्सा हो गए। तो उनको ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इससे तो हमारे से ज़मीन छीन जाएगी, इससे तो हमने जो रुतबा बना रखा था, हमने जो ये जो डेस्पोटिक बिहेवियर रखा था हमारा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जमींदार खफा हो गया, और जमींदार ने क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमारा मौलिक अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं इन अधिनियम में। आपको, आप याद रखें, आपको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 याद है आपको। तो आर्टिकल 31 जो था वो 1978 तक जो है वो मौलिक अधिकार था। अब अगर संपत्ति छीनी जाए
तो मौलिक अधिकार अगर छीना जाए तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे ही जमींदारों ने किया, बोला कि हमारे मौलिक अधिकार हमसे क्या किए जा रहे हैं, छीनने जा रहे हैं। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया, जमींदारों को बहुत गुस्सा आ गया और ये चले गए कहाँ पर, बिहार के जनरली हम बात करेंगे क्योंकि हम स्टेट ऑफ बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये चले जाते हैं पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट चले गए। अब पटना हाई कोर्ट क्या सुनवाई करती है? पटना हाई कोर्ट बोलती है कि ये जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1950 वाला, हम इसे असंवैधानिक करार करते हैं, हम इसे अवैध घोषित करते हैं। और जो इलाहाबाद, जो यूपी और एमपी के भी जो जमींदार गए थे, उनके हाई कोर्ट ने क्या बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट, उसने मध्य प्रदेश का नागपुर हाई कोर्ट है ना, सो उन्होंने बोला कि ये जो अधिनियम है ये वैलिड है। तो बिहार नहीं है जो खाली बिहार है जिसने इनवैलिड घोषित कर दिया कि ये जो कानून है ये इनवैलिड है, और इन्होंने बोला वैलिड है एक्ट, ठीक है। अब 1951 की बात है, तो आपको पता है कि हमारी जो पहली लोकसभा है उसका गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और मैं अपने पिछले लेक्चर में कह चुका हूँ, जो मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर में पार्ट 2 में बताया था कि स्वतंत्र भारत का हमारा एक अंतरिम सरकार बनी। उस अंतरिम सरकार जो है वो संविधान सभा में एक सरकार का काम कर रही थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उस समय आर्टिकल 379 के तहत जो संविधान सभा है वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। तो उसमें हलचल मच गई कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का भाई खंडन हो रहा है, वो छीने जा रहे हैं। तो क्या किया, संविधान सभा ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया। पहला संशोधन अधिनियम कब किया गया? 1951 में, ठीक है जी। और कौन से केस में? शंकरी प्रसाद केस में। और इस एक्ट ने जनरली 2 प्रोविजंस लेके आए। अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। पहला प्रोविजंस आर्टिकल 31A, दूसरा प्रोविज़न आर्टिकल 31B या ख, और तीसरा 9th शेड्यूल। 9 शेड्यूल जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 शेड्यूल जो था वो 10 मई 1951 को डाला गया। 9 शेड्यूल कब डाला गया? 10 मई 1951 को जो है वो डाला गया, ठीक है। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया 1951, ठीक है। उस समय इसके अंदर कितने आइटम्स थे, मतलब आइटम्स का मतलब है कि 9 शेड्यूल के अंदर क्या किया जाता है, कुछ कानून डाले जाते थे, ठीक है। जैसे भू सुधार के रिलेटेड कानून डाले जाएंगे, तो उस समय 13 जो थे वो कानून जो थे, वो आइटम जो थे वो 9 शेड्यूल के अंदर थे। 31A क्या कहता है, अब ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मौलिक अधिकार छीने जाए तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे तो वो जनरली केवल फेवर में ही सुनाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अब यही डर था संविधान सभा को, तो 31A लेकर आए। 31A में क्या बोला? 31A में बोला, 31A आपको बता दूं तो इसके अंदर कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं, ठीक है। और उन कानूनों के लिए व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता, व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है हमसे छीने जा रहे हैं, तो उसके विषय में वो कहाँ नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है जी। सो वो जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। कि कोई कोर्ट जाएगा, अगर कोई कोर्ट जाता भी है तो उसको उसकी जो सुनवाई बेसिकली जा ही नहीं सकता, ठीक है, जा ही नहीं सकता। प्रावधान यही रखा कि आर्टिकल 31A के अकॉर्डिंग, जो इस 31A के अकॉर्डिंग जो 5 जो है वो कानून, जो लॉज रखे गए, कैटेगरी रखी गई, और कहें कि हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 या 19 का हनन होता है, तो अब जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। ये आर्टिकल 14 और 19 हमसे छीने गए हैं, ठीक है, इस बेसिस पे व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये प्रावधान रखा। तो 31A में आर्टिकल 31B में क्या किया? आर्टिकल 31B में ये बोला कि जो भी एक्ट और रेगुलेशन 9 शेड्यूल में डाले गए हैं, जो भी एक्ट और रेगुलेशन 9 शेड्यूल में डाले गए हैं, वो चैलेंज, उसको जो है उन एक्ट और रेगुलेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या आप उसे इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते, ठीक है जी। यह कहकर कि उन्होंने मौलिक अधिकारों का खंडन किया है।
एनी ऑफ द मौलिक फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब जो आर्टिकल 31 बी का जो स्कोप है वो वाइडर है 31 ए से। कैसे? क्योंकि 31 बी कह रहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार अगर छीने जाएं तो उसके लिए जो है वो एक्ट या लॉ जो है या रेगुलेशन जो है नए शेड्यूल में जो डाला गया उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर 31 ए में दो ही फंडामेंटल राइट की बात करें, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। अगेन सुन लीजिए, आर्टिकल 31 ए क्या कहता है कि सेव्स 5 categories of laws from being challenged and invalidated on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 and Article 19। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 31 ए 5 कैटेगरीज हैं कानून की। जैसे कोई भी अगर आपने स्टेट ने कोई भी अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अगर टेक ओवर करना है, तो ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं। तो उन कैटेगरीज को जनरली क्या किया है कि सेव किया है, उनको इम्यून किया है कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए चैलेंज नहीं कर सकता, इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता कि ये 14 और आर्टिकल 19 छीने जा रहे हैं। और आर्टिकल 31 भी कह रहा है कि कोई भी एक्ट और रेगुलेशन जो 9 शेड्यूल में है उनको चैलेंज और इनवैलिड नहीं कर सकते कि हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे सारे मौलिक अधिकार। यहाँ पर एनी की बात की है, कोई भी मतलब, और यहाँ पर सिर्फ स्पेशली 14 और 19 के, इसलिए ये वाइडर है। ठीक है। अब 9 शेड्यूल की खास बात क्या है कि इस 9 शेड्यूल में देखिए, इस 9 शेड्यूल में अगर कोई भी एक्ट, इस 9 शेड्यूल में अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन डाला जाए तो पार्लियामेंट, संविधान सभा ने क्या बोला कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू, उसके ऊपर जो है ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। चाहे वो मौलिक अधिकार छीनता हो, व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है जी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 इसने जमींदारों को और अग्रेसिव कर दिया कि हमने हमारे जो मौलिक अधिकार छीने जा रहे थे, अब उसी को कॉन्ट्रावेंशन करते हुए क्या लेकर आए पार्लियामेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेकर आ गई। ठीक है। तो ऐसा संविधान, ऐसा जो है वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। ठीक है। सो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस में ये चैलेंज किया गया और आर्टिकल 13(2) को जो है वो जनरली इसको निशाना बनाया गया। तो आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट ऐसा कानून नहीं बना सकती है। वो मैंने पहले ही समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्या ये लॉ शब्द जो है, ये संविधान संशोधन जो लेकर आ रहे हैं, संशोधन हो रहा है, क्या इसको भी इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, या सिर्फ साधारण लॉज को ही इंक्लूड करता है ये लॉ शब्द? देखिए लिखा है यहाँ पर कि लॉ जो है इंक्लूड ऑर्डिनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी इंक्लूड करता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि जो लॉ शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जो संविधान संशोधन जो कानून है, इनको नहीं जो है वो इंक्लूड करता है। इसलिए इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। कोर्ट जो है जनरली, कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन हुआ, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, परंतु अगर ये लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को अगर ये अपने अंदर इंक्लूड करता तो सुप्रीम कोर्ट इसको या हाई कोर्ट इसको क्या कर सकती, रिव्यू कर सकती थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है ऐसा कोई प्रावधान इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को जो है ये नहीं छेड़ सकता या नहीं रिव्यू नहीं कर सकता। इसलिए ये जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो ये जजमेंट है, इसने जमींदारों के खिलाफ ही जो है ये जो है वो रूलिंग दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है वो लॉ शब्द के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है जी, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है, सो ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी किस केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। चलें तो अगला केस, अगला रूट केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
30 अक्टूबर 1964 का ये इसकी जजमेंट है, और ये भी 5 जजेस बेंच इसमें जो है इन्होंने सुनवाई की। पी वी गजेंद्र गड़कर, के एन वांचू चीफ जस्टिस, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जनार्दन रघुनाथ मुधोलकर एंड रघुवर दयाल। चलिए, तो हमने पिछले केस में देखा, शंकरी प्रसाद केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लॉ की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, और जमींदारों को निराशजनक ही लौटना पड़ा। ठीक है, तो अब चलते हैं सज्जन सिंह वर्सेस पे। तो ये 30 अक्टूबर 1964 और 5 जजेस बेंच। चलें आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द केस? इट वॉज द पटिशन अंडर आर्टिकल 226। तो पटिशन जनरली जो याचिका है जो दायर की गई कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 क्या करता है? पावर देता है हाई कोर्ट को टू इशू सर्टेन रिट्स। सो आपको ही पता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 पता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर व्यक्तियों या आपको मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो। और यही 426 कह रहा है कि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं अगर आपको मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो हुआ क्या, जो पेटिशनर हैं संजय सिंह, ये सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। ठीक है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे। सो इनको अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जयपुर पुलिस के द्वारा। तो आईजी जो हैं जयपुर पुलिस के आईजी ने जो है इन्हें अपॉइंट किया था। कब? 10 फरवरी 1948 को। अच्छा, जब जयपुर का इंटीग्रेशन हुआ राजस्थान के साथ, जब जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जो है वो राजस्थान के साथ मर्ज हुए, ठीक है, 14 जनवरी 1949। सो इनको जो है ये जो पटिशनर है संजय सिंह जो है, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान जो है इनकी कंफर्मेशन फिर से की। ठीक है, कब? 2 सितंबर 1952 को। तो कहने का मतलब है जब वो जयपुर अलग से जब आपके पास रियासत थी तो उस समय ये जो थे सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। ठीक है, जयपुर पुलिस के जो आईजी ने ये उस समय जो है इन्होंने जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस को जो है वो पूरी तरह से कंफर्मेशन किया था। ठीक है, बाय ऑर्डर 10 फरवरी 1948 में। और 2 सितंबर 1952 को आईजी ऑफ राजस्थान ने ये कंफर्मेशन की। ठीक है, सो वो दोनों ही तरफ में, दोनों ही केस में, जो केसेस में आईजी ही जो है वो कंफर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, कि ये पुलिस के ही पर्सनल हैं संजय सिंह। ठीक है, सो आगे क्या होता है कि कुछ कंप्लेंट्स होती हैं इस पेटिशनर के खिलाफ, कुछ ऑफिस जो हैं, कुछ ऑफिशियल कंप्लेंट्स होती हैं। सो वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचती हैं, और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं, जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जनरली, वो इन कंप्लेंट्स को देखते हुए ये जो पटिशनर है संजय सिंह को जो है, ठीक है, डिसमिस कर देते हैं अपनी जॉब से। कब? 11 अगस्त 1953 को। तो अपनी ही जॉब से जो है डिसमिस कर दिया गया किसको? पेटिशनर संजय सिंह को। अब पेटिशनर संजय सिंह ने काफ़ी अपील जो है वो फाइल की आईजी पुलिस में, जो इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस में, उनको काफ़ी ज़्यादा अपील की, और इवन गवर्नमेंट को भी, राजस्थान गवर्नमेंट को भी काफ़ी अपील की। ठीक है, परंतु रिजेक्ट कर दी गई। 26 जनवरी 1954 जब उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो अपील की थी, और 9 जनवरी 1956 को अपील की थी गवर्नमेंट को, परंतु वो रिजेक्ट कर दी गई। हुआ क्या कि जो ये पेटिशनर है संजय सिंह, इनको सब इंस्पेक्टर तो बनाया गया। ठीक है, तो उस समय आईजी थे, उन्होंने अपॉइंट किया था। और जब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जब जयपुर जो है मर्ज हुआ राजस्थान में, तो जो राजस्थान के जो आईजी थे उन्होंने भी ये कंफर्मेशन कर दी। उन्होंने भी इसको क्या कर लिया, एक तरह से अपॉइंटेड ही किया। उन्होंने भी 2 सितंबर 1952 को कंफर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से इंस्पेक्टर जनरल ये टॉप एपेक्स हेड ही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं वो इनको रिमूव कर देते हैं इनके पद से। क्यों? कुछ कंप्लेंट्स होती हैं इनके खिलाफ, तो 11 अगस्त 1953 को रिमूव कर दिए जाते हैं। और ये जो पटिशनर है वो क्या करता है, अपील दायर करता है आईजी को और सरकार को कि
मेरी सुनवाई करें कि ये जो कंप्लेंट्स हैं इसके बारे में कुछ विषय के बारे में सुनवाई के लिए, कि इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से जो है कुछ सुझाव, मतलब सुझाव इन द सेंस की स्टेटमेंट या अपनी तरफ से जिसे कहते हैं कि कुछ पेश करना चाहते हैं कि मेरी हुआ क्या, कि ये कंप्लेंट्स में कि ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ गलत भी हैं। तो इस तरह से वो पटिशनर कुछ बताना चाहते थे, परंतु क्या हुआ कि अपील क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ठीक है। सो अब पटिशनर संजय सिंह की कंप्लेंट क्या है। पटिशनर संजय सिंह की कंप्लेंट ये है कि उनको ही वॉज नॉट गिवन सफिशेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट, कि उनसे कोई सफाई ली ही नहीं गई कि मेरे जो कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट्स सच में सच भी हैं या नहीं, मेरे से ऐसी कोई सफाई नहीं ली गई। मतलब ये एक ही जो है एक तरफा ही डिसीजन था। ठीक है, ये इनका जो था वो कंप्लेंट थी। दूसरी कंप्लेंट क्या थी इनकी संजय सिंह की, कि मेरे को जो अपॉइंट किया वो आईजी ने अपॉइंट किया राजस्थान के। जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे रिमूव करने की। ठीक है, तो ये कंप्लेंट्स थी। तो देखिए 1948 में ये जो संजय सिंह हैं, पटिशनर हैं या कंप्लेनेंट हैं, ये 1948 में अपॉइंट होते हैं और 19 आपके पास जो है 64 का ये जजमेंट आती है, 1964 में ये जजमेंट आती है। सो अब ये रिमूव कर दिए गए हैं। आपको पता है कि आपके पास जो हैं ये रिमूव कर दिए गए 11 अगस्त 1953 को संजय सिंह जो हैं। ठीक है, तो इनकी कंप्लेंट्स ये हैं संजय सिंह की। इसी के तहत सुनवाई के तहत एक और केस है भूप सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। सिविल रिट पटिशन नंबर 31 है। ठीक है, और ये जो केस पे सुनवाई होती है 6 सितंबर 1956 को होती है। तो इस केस की जजमेंट को भी कंसीडर किया जाता है। तो कोर्ट क्या कहती है, सो कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 311 की जो आर्टिकल 311 जो है उसमें कहा गया है कि पर्सन जो व्यक्ति जो है वो अपनी सर्विस से डिसमिस जो है वो नहीं किया जा सकता अथॉरिटी सबॉर्डिनेट के द्वारा। अथॉरिटी सबॉर्डिनेट के द्वारा कहने का मतलब है अगर संजय सिंह हैं उनको अगर आईजी ने नियुक्त किया तो वही उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, वही उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आईजी के नीचे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है वो उन्हें रिमूव करें। ठीक है, वो इनवैलिड होगा। इसलिए जो ऑर्डर पास किया गया, इसलिए कोर्ट क्या कहते हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जयपुर रेंज के द्वारा 11 अगस्त 1953 को, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और ये जो पटिशनर है संजय सिंह, इनको सारा मुआवजा मिलेगा जितना भी इनका लॉस हुआ है। और वो मुआवजा कौन देगा, राजस्थान सरकार देगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पटिशनर के हक में फैसला सुनाया। ठीक है, चलें। अच्छा, अब आगे की बात करें तो वो केस जो था वो तो संजय सिंह के फेवर में था। ठीक है, ये केस यहीं ख़त्म होता है। मैं अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी के जो हैं वो उनके जो दिमाग में जनरली अब क्या बात चल रही है, उनके बेंचेस में अब क्या बात चल रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1951 में सेवरल स्टेट के राज्यों ने पास कर दिए लेजिस्लेटिव मेजर्स एग्रेरियन रिफॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है जी, और जो है उनको चैलेंज किया गया कोर्ट में, जनरली कोर्ट में चैलेंज भी किया गया जो अमेंडमेंट्स किए गए थे 31A 31B के थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। हुआ क्या था कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि ये जो 9 शेड्यूल है उसके ऊपर और संशोधन किए गए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके ऊपर 4th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया, 17th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया और 44 आइटम्स और डाल दिए गए 9 शेड्यूल में। मैंने बोला जब 9 शेड्यूल आया था, ठीक है, तो उस समय कितने आइटम्स थे, उस समय उसके अंदर 13 आइटम्स थे और अब कितने आइटम्स हो गए, 44 आइटम्स और डाल दिए गए। ठीक है, तो 9 शेड्यूल आपको पता है कि अगर 9 शेड्यूल के तहत क्या है कि जो भी एक्ट होंगे, मतलब ये जितने भी एक्ट्स डाले गए मौलिक अधिकारों को छेड़ रहे होंगे, ये मौलिक अधिकार को छीन रहे होंगे और कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा नहीं सकता। तो अब एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि 368 का ट्रू स्कोप और इफेक्ट क्या होगा, कि जो 368 है, जो पार्लियामेंट की जो शक्ति है संविधान को संशोधन करने की या अमेंड करने की, ठीक है, उसका ट्रू स्कोप क्या है, मतलब उसको किस हद तक अमेंड कर सकती है। सो अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया और वो मेथड क्या होगा कि भारतीय संविधान को अमेंड किया जाए। तो अब एक जनरली क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की जो है एक जनरली क्या है नींव रख दी गई है। ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की ओर, कि अब ये क्वेश्चन अराइज होने लगा है कि अब क्या होगा, मतलब किस हद तक जो है वो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है संविधान को। ठीक है, सो
आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो मैंने आज बात की है दो केसेस की, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह की। ठीक है। सो कल मतलब मैं पार्ट 2 जो है वो लेकर आऊँगा विद गोलकनाथ केस एंड केशव चंद्र भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।